नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विज्ञान में एक कदम सफलता की ओर। दोस्तों, ये बीपीओ परीक्षा का 5वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले जो 4 प्रैक्टिस सेट हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और इसके अलावा यूपी स्पेशल का भी जो प्लेलिस्ट बना है उसमें से आप लोग जाके यूपी स्पेशल की क्लास देख सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और पंचायती राज व्यवस्था का जो प्लेलिस्ट है जिसमें 12 वीडियोज़ हैं जो है, जिसमें थियरी भी कराई गई है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी, तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी वीडियो के लास्ट में आप लोग कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपके कितने रॉन्ग हो रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, स्थानीय संस्थाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है ये बताना है। फाइनर का, जैक्सन, लॉस्की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे कथन जो है ये जैक्सन का है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1993, 22 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1993 या फिर 24 अप्रैल 1994। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 22 अप्रैल 1994 को जो है उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विधि संशोधन विधेयक लागू हुआ था, और पूरे देश में जो है ये पारित हुआ था 24 अप्रैल 1993। तो थर्ड क्वेश्चन है, 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से विषय सूचीबद्ध हैं? लघु सिंचाई, पशुपालन, महिला एवं शिशु विकास, अग्निसेवा, मवेशी हाउस प्राणियों के प्रति क्रूरता निवारण। तो इनमें से कौन कौन से जो हैं 11वीं अनुसूची में हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, चौथा, पाँचवा, 2, 3, 4, 3, 4, 5। कौन सा हो जाएगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, लघु सिंचाई, पशुपालन और महिला एवं शिशु विकास, ये जो है 11वीं अनुसूची में है। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पंचायतों का चुनाव कौन करता है? तो पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग, कलेक्टर एवं राज्य चुनाव आयोग मिलकर राज्य सरकार। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। तो देखिए, कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना तथा विकास करना। दूसरा दिया गया है मैदानों एवं चारागाहों का विकास। तीसरा, भूमि विकास में सरकार की सहायता न करना। लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना। डेयरी या मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा न देना। सही कोड का चयन करें। कौन सा सही है? पहला, दूसरा, चौथा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, पहला, दूसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये 2 जगह ऑप्शन जो है पहला, दूसरा, चौथा हो गया है। इसमें कौन कौन सा करेक्ट है? तो पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देना तथा विकास करना। दूसरा, मैदानों एवं चारागाहों का विकास करना। तीसरा दिया गया है भूमि विकास में सरकार की सहायता ना करना, यहाँ पे ना करना दिया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा दिया गया है लघु सिंचाई परियोजनाओं से जल वितरण का प्रबंधन एवं सहायता करना, ये सही हो जाएगा। पाँचवा दिया गया है डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा ना देना, तो ना देना लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा, तो ए में भी यही ऑप्शन है, सी में भी, तो ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? किसमें नहीं है? असम, केरल, नागालैंड, त्रिपुरा। तो किसमें नहीं है? तो नागालैंड में नहीं है। ये 6ठी अनुसूची में है जो है, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, उसमें पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की अनुशंसा नहीं है? पहला दिया गया है पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की खुली भागीदारी। दूसरा, त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण। तीसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। चौथा, पंचायती राज संस्था की कार्यारोपण की अनिवार्य शक्तियाँ। इसमें से अशोक मेहता की समिति की कौन सी अनुशंसा नहीं थी? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का निर्माण। इन्होंने 2 स्तरीय कहा था, 3 स्तरीय नहीं, तो बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मुगल काल में ग्राम्य प्रशासन के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे, निम्न में से कौन सा अधिकारी उन तीनों में से नहीं है? मुकद्दम, चौधरी, पटवारी, कोतवाल। इनमें से कौन सा नहीं है? तो कोतवाल है। मुकद्दम, चौधरी, पटवारी हैं। कोतवाल का जो है ये नगर में इसकी तैनाती की जाती थी। नेक्स्ट है, किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम.एन. राय या फिर गांधी जी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना का प्रावधान किया गया है? 73वां, 74वां, 76वां, 78वां। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन 1992। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब शुरू हुई थी? 15 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1950, 11 जुलाई 1950, 24 अगस्त 1949।
कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए 15 अगस्त 1949 से जो है उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मैं पंचायती राज के प्रति पूर्णतः आशान्वित हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि भारत के संदर्भ में यह बहुत कुछ भौतिक एवं क्रांतिकारी है। यह कथन किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रजनी कोठारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ये कथन जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य ग्राम पंचायत से संबंधित हैं? पहला दिया गया है ग्राम पंचायत की बैठकों की तारीख निश्चित करना, दूसरा ग्राम विकास के लिए योजना बनाना, तीसरा पंचायत द्वारा लगाए जाने वाले करों को जमा करने की तिथि निर्धारित करना, चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये? तो ये सारे काम, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्राम प्रधान को पद से हटाने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है? 2/3, 1/3, आधा, कोई नहीं। तो 2/3 ग्राम सभा के सदस्य मिलकर जो है ग्राम प्रधान को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40। तो कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 40। डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट है, सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा ये बताना है। दिया गया मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, जिलाधिकारी या फिर निर्वाचन अधिकारी। तो कौन करता है? ये जिलाधिकारी यानी डीएम करता है। तो डीएम जो है सहायक निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति करता है और निर्वाचन अधिकारी की भी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का प्राधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, संसद, राज्यपाल, विधानमंडल। तो पंचायतों के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का प्राधिकार किसके पास हो जाएगा? ये विधानमंडल के पास हो जाएगा 243(4) के तहत। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में आरक्षण किस अनुपात में प्रदान किया गया है? पहला दिया गया देश भर की जनसंख्या में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में, दूसरा अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में, तीसरा राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात में, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? अनुसूचित जातियों और जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या के अनुपात में। नेक्स्ट है, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष नियत किया जाना किस तरह का उपबंध है? स्वाविवेकी, आदेशात्मक, एवं भी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? तो ये आदेशात्मक उपबंध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों के अंतर्गत गांव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन किस वर्ष किया गया? कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन 1960-61, 1963-64, 1966-67 या फिर 1969-70। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1960-61। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों का तृतीय निर्वाचन कब से कब तक संपन्न हुआ? तृतीय निर्वाचन की बात हो रही है 10 अगस्त 1960 से लेकर 12 सितंबर 1961। दूसरा दिया गया है 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962। तीसरा दिया गया है 12 मार्च 1962 से 10 मार्च 1963 और चौथा है 10 फरवरी 1963 से 10 मार्च 1964। यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे 10 फरवरी 1961 से 7 फरवरी 1962 तक जो है उत्तर प्रदेश का तीसरा निर्वाचन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2018, 2016, 2014 या 2015। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 2014 में ये शुरू किया गया था। तो दीनदयाल उपाध्याय जी के 98वीं जयंती पे जो है ये 25 सितंबर 2014 को ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP हमारी योजना हमारा विकास को प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया। तो कब लागू किया गया? 2015-16 में, 2013-14 में, 2010-11 में या फिर 2020-21 में। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 2015-16 में। 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान के रूप में विभाज्य पूल के कितने प्रतिशत की सिफारिश की थी? 14वें वित्त आयोग की बात हो रही है 1.5%, 2.5%, 3.5% या फिर 4.5%। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये 4.5%। 14वें वित्त आयोग ने जो है 4.5% की सिफारिश की थी। दोस्तों इसका अगर PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगला है, 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्रामीण निकायों को आवंटित की जाने वाली धनराशि का बंटवारा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायतों के मध्य क्रमशः किस अनुपात में किया जाता है?
तो जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत, तो 15:15:70, यानी 15 जो होगा ये जिला पंचायत, 15 क्षेत्र पंचायत और 70 जो होगा ये ग्राम पंचायत का। अगला क्वेश्चन है, संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं? तो संविधान लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्त आयोग बनाए जा चुके हैं बताना है। 12, 13, 14, 15। तो प्रश्न जब पूछा गया तो ये 15 होगा, लेकिन अब 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है। उसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया हैं। ठीक है, तो इसमें 16 दिया नहीं गया है, 15 दिया गया है, तो 15 होगा। बाकी अब 16वें वित्त आयोग का गठन हो चुका है, जिसके अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया जी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस संशोधन से राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया? 90वें और 91वें, 42वें और 44वें, 73वें, 74वें, 91वें और 92वें। तो राज्य वित्त आयोग का गठन किससे किया गया? 73वें और 74वें। 73वें संशोधन जो हुआ वो 243 आई में और 74वें में 243 वाई में। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? कौन सा कथन सही है बताना है राज्य वित्त आयोग के संबंध में। यह एक औपचारिक संस्था है, यह एक प्रशासनिक संस्था है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, या एक संवैधानिक संस्था है? तो क्या है ये? तो ये एक संवैधानिक संस्था है 243 आई और 243 वाई के तहत। नेक्स्ट है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायतों के पास बहुत जिम्मेदारी है। दूसरा दिया है पंचायतों के पास संसाधन भी बहुत हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक व दो तीनों, ना तो एक ना तो दो। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो केवल एक सही है, क्योंकि पंचायतों के पास जिम्मेदारी तो बहुत है, लेकिन पंचायतों के पास संसाधन बहुत नहीं है। नेक्स्ट है, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के तहत जन्म से तात्पर्य है। तो जन्म से तात्पर्य क्या है? केवल जीवित जन्म, केवल मृत जन्म, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हो जाएगा उपयुक्त दोनों। गोद लिए गए बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के पूर्व किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो किसकी स्वीकृति आवश्यक है? संबंधित मजिस्ट्रेट, महारजिस्ट्रार, मुख्य रजिस्ट्रार या फिर अपर रजिस्ट्रार। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे संबंधित मजिस्ट्रेट की स्वीकृति जो है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है उत्तराधिकार सिद्ध करने हेतु, संपत्ति प्राप्त करने हेतु, बीमा हेतु, उपयुक्त सभी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दोस्तों आप लोग प्लेलिस्ट में जाके यूपी स्पेशल क्लास ज़रूर देख लीजिए। यूपी स्पेशल में बहुत फ़ायदा करेगा आपको, जो भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। नेक्स्ट है, कितने राज्यों ने ई पंचायत स्थापित करने की पहल की है? 6 राज्य, 10 राज्य, 7 राज्य, 5 राज्य। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 7 राज्य। अगला देखते हैं, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में सत्य है। ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में क्या सत्य है बताना है। पहला दिए गए, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत चलने वाली स्टेट मिशन मोड परियोजना है। दूसरा, इसका मुख्य उद्देश्य जन केंद्रित सेवाओं को कंप्यूटरीकरण करना है। तीसरा दिया गया है, ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना में प्रमाण पत्र, शिकायत, जन वितरण प्रणाली, पेंशन, विनिमय सेवाएं शामिल हैं। चौथा, उपयुक्त सभी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये सारी बातें ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना के बारे में सही हैं। नेक्स्ट है, भारत में ई गवर्नेंस की उत्पत्ति किस दशक में हुई? ई गवर्नेंस की उत्पत्ति 1966, 1968, 1969, 1970। तो करेक्ट हो जाएगा 1970 के दशक में। नेक्स्ट है, जल जीवन मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री ने कब की थी? जल जीवन मिशन की घोषणा 26 जनवरी 2020, 15 अगस्त 2019, 2 अक्टूबर 2019 या फिर 5 अगस्त 2019। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 15 अगस्त 2019 को। भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन सा है? तो पहला हर घर जल प्रमाणित जिला भोपाल, बुरहानपुर, जबलपुर, इंदौर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये बुरहानपुर मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो बुरहानपुर जिला है मध्य प्रदेश में, वो पहला हर घर जल प्रमाणित जिला है। ठीक है, और राज्य की बात करें तो गोवा जो है हर घर जल प्रमाणित राज्य है पहला, और दादरा नागर हवेली व दमन दीव जो है ये पहला केंद्र शासित प्रदेश है हर घर जल प्रमाणित जल। अगला है, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1986-87, 1988-89, 1990-91, 1991-92। कब प्रारंभ किया गया था? ये 1986-87। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1983-84, 1985-86, 1987-88 या फिर 1989-90। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? इसकी शुरुआत जो है 1983-84 में जो है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन है, समेकित बाल विकास योजना कब शुरू हुई? समेकित बाल विकास योजना 1962, 1974, 1975, 1982।
कब शुरू हुई थी? तो ये 1975 में शुरू हुई थी। तो इसमें जो है ये टोटल 6 सेवाओं का एक पैकेज है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में SC/ST के कल्याण हेतु समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई? 1955, 1956, 1957 या फिर 1958? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 1955 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पंचायत सहायक के रूप में चयनित अभ्यर्थी का विवरण ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति द्वारा किसे प्रेषित की जाएगी? ऑप्शन है जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को, मुख्यमंत्री कार्यालय को, लेखपाल को या फिर उप जिलाधिकारी को? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है पंचायत सचिवालय में साफ सफाई हेतु सफाई कर्मचारी की ड्यूटी कैसे लगाई जाएगी? ऑप्शन है एक ही सफाई कर्मी प्रतिदिन कार्य करेगा, किसी भी सफाई कर्मी की कभी भी, रोस्टर के अनुसार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? रोस्टर के अनुसार जो है उनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, गांव के लोगों की समस्याओं को प्रधान तथा सचिव तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। खंड विकास समिति सदस्य, पंचायत सहायक, ग्राम सभा, जिला पंचायत सदस्य? तो किसके द्वारा किया जाता है? ये पंचायत सहायक के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। अगला है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग द्वारा जारी नागरिक चार्टर को कितने विषयों में विभाजित किया गया है? तो नागरिक चार्टर को कितने विषयों में विभाजित किया गया है? 5, 7, 9, 10? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये 7 विषयों में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता, दूसरा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, तीसरा पंचायतों का दायित्व कार्य में पारदर्शिता, ग्रामीण प्रशासन एवं विकास, चौथा हो जाएगा पंचायतों के प्रति जनता का दायित्व, पाँचवा विकेंद्रीकृत कार्यक्रम, छठा ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण और सातवां हो जाएगा पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था। तो ये 7 जो हैं विषय हैं। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। पंचायत स्तर पर राशन कार्ड में नाम जोड़ना या निरस्त करने का प्राधिकारी कौन होता है? तो पंचायत स्तर पर राशन कार्ड में नाम जोड़ना या निरस्त करने का प्राधिकारी कौन होता है? प्रधान, पंचायत सचिव, पंचायत अध्यक्ष या फिर सभी? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ये सभी होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा की मजदूरी दर का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ए व बी दोनों, ना तो ए ना तो बी? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ए व बी दोनों। तो केंद्र सरकार जो है एक न्यूनतम मजदूरी जो है तय कर देती है, तो राज्य सरकार उससे ऊपर जो है मजदूरी जो कर सकती है, यानी मिनिमम मान लो तय कर दिया गया 220 रुपये, तो राज्य सरकार मिनिमम 220 रखेगी, मैक्सिमम ज़्यादा भी कर सकती है। अगला है, पंचायती राज मंत्रालय कब बनाया गया था? 2000 में, 2001 में, 2002 में या 2004 में? कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय का गठन जो हुआ था वो 2004 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत विशेष श्रेणी के राज्यों और पहाड़ी राज्यों के लिए लागत अनुपात निर्धारित किया गया है। 60:40, 100%, 90:10, 75:25? तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये 90:10 है विशेष राज्यों के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत कौन से मुख्य बिंदु हैं? तो ये बताना है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की बात हो रही है। पहला दिया गया है, इस योजना के तहत सरकार का उद्देश्य है इन ग्रामों की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। दूसरा दिया गया है, इस योजना द्वारा सरकार का प्रयास होगा कि लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार का अवसर उपलब्ध हो। तीसरा दिया गया है, इस योजना के माध्यम से गाँव के विकास पर नज़र रखने के लिए एक समिति बनाई जाएगी जो युवाओं के विकास के लिए चल रही व्यवस्था पर नज़र रखेगी। चौथा दिया गया है, इस योजना के कार्यान्वयन में धन की कमी नहीं आएगी और अगर ऐसा होता है तो विधायक निधि से फंड इकट्ठा किया जाएगा। तो कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? इसमें सभी करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? पहला दिया गया जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, आवासीय और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? कौन सा जिम्मेदार है? यहाँ पे जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता विभाग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? 15 मई 2015, 20 मार्च 2018, 1 मई 2016 या फिर 30 अक्टूबर 2017? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो शुरू की गई थी 1 मई 2016 को। नेक्स्ट है, अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत कौन से कार्य कराए जाने हैं? अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत पहला दिया गया नए तालाबों का निर्माण, दूसरा पुरानी जल संरचनाओं का निर्माण, तीसरा है जल संस्कृति को बढ़ावा, चौथा जन भागीदारी को बढ़ावा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसमें से? इसमें से सभी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत सामान्य श्रेणी की आबादी के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं मुख्य आर्थिक सहायता सब्सिडी का प्रावधान क्या है। यहाँ पे अंबेडकर विशेष रोजगार योजना की बात हो रही है, जिसमें सामान्य श्रेणी की आबादी के लिए उपलब्ध इकाई लागत प्रतिशत एवं मुख्य आर्थिक सहायता 25% रुपये 7500, 33% 7500, 25% 10,000 या फिर 33% 10,000। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 25% 7500। अगला है वर्ष 2003-04 में प्रारंभ की गई कृषि आय बीमा योजना किस फसल सत्र से शुरू की गई थी? रबी, खरीफ, जायद, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस फसल से शुरू की गई थी? ये रबी फसल से शुरू की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किस पूर्ववर्ती योजना का परिवर्तित रूप है? दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तो दिया गया है ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 1969-70, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000-2001, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये सी करेक्ट हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005 का परिवर्तित रूप जो है ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। तो ये नवंबर 2014 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना है केंद्रीय योजना, केंद्र प्रायोजित योजना, राज्य योजना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके दो घटक हैं, एक राज्य घटक और एक केंद्रीय घटक। गांव के सामाजिक विकास के अंतर्गत कौन से कार्यकलाप शुरू किए जाते हैं? पहला दिया गया है ग्रामीण खेलकूद और लोक कला उत्सव, दूसरा ग्राम दिवस का आयोजन, तीसरा एक ऐसा ग्राम गीत बनाना जिससे लोगों में गर्व की भावना पनप सके, चौथा उपयुक्त सभी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रशासनिक मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत के स्तर पर प्रशासनिक मुखिया पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, ए व बी दोनों, कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो प्रशासनिक मुखिया जो होता है ये ग्राम सचिव होता है, जो आप लोग बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट है मॉडल ग्राम पंचायतों के सृजन का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने पूरे देश में कितने मॉडल ग्राम पंचायत क्लस्टर के सृजन पर एक परियोजना को मंजूरी दी है? 250, 200, 350, 300। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 250। नेक्स्ट है स्मार्ट विलेज के तीसरे चरण का संबंध है। स्मार्ट विलेज के तीसरे चरण का संबंध उद्योग, उद्यमशीलता, कॉमन सर्विस सेंटर या फिर मिल्क प्रोसेसिंग। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उद्यमशीलता से। अगला देखते हैं ग्रामीण मेलों, हाटों आदि पर शुल्क लगाया जा सकता है। ग्राम सभा द्वारा, ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा, लेखपाल द्वारा, पंचायत सहायक द्वारा। तो किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये ग्राम सभा द्वारा लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा में परिवार रजिस्टर को त्रैमासिक आधार पर किसके द्वारा संशोधित किया जाता है? ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान, कोई नहीं। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ग्राम पंचायत अधिकारी के द्वारा। नेक्स्ट है भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य होता है? 7 दिनों, 15 दिनों के, 21 दिनों के अंदर, 28 दिनों के अंदर। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी 21 दिनों के अंदर करवाना अनिवार्य होता है। उसके बाद जो है शुल्क देना पड़ता है। तो पंचायती राज व्यवस्था का आखिरी क्वेश्चन है ग्राम पंचायत अधिकारी का कार्य है लिपिकीय कार्य, धन का लेखा जोखा रखना, ऑडिट के लिए लेखा जोखा को मुहैया कराना, उपयुक्त सभी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करिए, इससे मुझे अच्छा लगता है। और बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिए करिए, जिससे नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन मिले और तुरंत आप वीडियो देख पाएँ। अब कंप्यूटर का सेक्शन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? Which of the following components of CPU temporarily store data for ALU operations? दिया गया है ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, तीसरा रजिस्टर, चौथा रैंडम एक्सेस मेमोरी। कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रजिस्टर। नेक्स्ट है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन इनमें से किसके विभिन्न प्रकार हैं? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो किसके हो जाएंगे? तो ये सभी जो हैं माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है एआई में निर्णय या सामान्य ज्ञान का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च, रैंडम, हिस्ट्रिक, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ये हिस्ट्रिक कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निम्न में से कौन सा एजेंट उच्च गुणवत्ता का वर्णन करता है? तो गोल बेस्ड एजेंट्स, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट्स, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स, या फिर एजेंट्स दैट कीप ट्रैक ऑफ द वर्ड। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट या फिर यूटिलिटी आधारित एजेंट्स। नेक्स्ट है अ ग्रीन पीसी, एक ग्रीन पीसी क्या है? तो ऊर्जा का उपयोग नहीं करता, यानी यूजेज नो एनर्जी, यूजेज लेस एनर्जी दैन ओल्डर पीसी, पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, यूजेज लेस एनर्जी दैन एनी अदर ऑफिस डिवाइसेस, किसी भी अन्य कार्यालय उपकरण की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है, या फिर रिप्रेजेंट द मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट पीसी पॉसिबल, सबसे अधिक ऊर्जा कुशल पीसी का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो एक ग्रीन पीसी जो होता है यूजेज, कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यूजेज लेस एनर्जी दैन ओल्डर पीसी, पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट है अ क्वांटम डॉट इज, क्वांटम डॉट है, तो क्वांटम डॉट क्या है? नैनोमीटर से छोटी नैनो संरचनाओं का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी प्रतिबिंब, रेडियो एंटीना का नैनो स्केल रूप। तीसरा दिया गया है एक कल्पित नैनो रोबोट, यानी फिक्शनल नैनो रोबोट। चौथा अ सेमी कंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अ सेमी कंडक्टर नैनो स्ट्रक्चर, यानी अर्धचालक नैनो संरचना। अगला है कंप्यूटर शब्दावली में CLI का पूर्ण रूप है, तो CLI का फुल फॉर्म बताना है, कोड लाइन इंटरफेस, कंट्रोल लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर सेंट्रल लाइन इंटरफेस। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कमांड लाइन इंटरफेस। द फुल फॉर्म ऑफ ITR, तो ITR का फुल फॉर्म बताना है, इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिसीप्ट, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रेशियो। तो ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इनकम टैक्स रिटर्न। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में सेव एज विकल्प की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सेव एज की शॉर्टकट की बताना है, F3, F4, F12 या फिर F11। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे F12 जो है सेव एज की शॉर्टकट की है। आगे देखते हैं MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो MS वर्ड 2019 में एंड नोट डालने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे? Alt + Shift + F12, Alt + Control + F, Control + Alt + D, या फिर Alt + Shift + X। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, Control + Alt + D। तो एंड नोट डालने के लिए Control + Alt + D करेंगे। इसके अलावा Alt + Shift + X किसके लिए होता है? एक इंडेक्स एंट्री मार्क करने के लिए। नेक्स्ट है शीर्षक टाइटल केस के मामले में, इन द केस ऑफ टाइटल केस, तो ऑप्शन दिया गया है प्रत्येक अक्षर अपर केस में कन्वर्ट किया जाता है, एवरी लेटर इज कन्वर्टेड टू अपर केस। यहाँ टाइटल, जो टाइटल लिखा जाता है उसके बारे में पूछा गया है। एवरी लेटर इज कन्वर्टेड टू अपर केस, एवरी वर्ड इन अ सेंटेंस इज कैपिटलाइज्ड, यानी एक वाक्य में हर शब्द कैपिटल किया जाता है। तीसरा दिया है एवरी वर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इज कैपिटलाइज, वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है। चौथा दिया गया है लोअर केस इज कन्वर्टेड टू अपर केस एंड वाइस वर्सा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे एक वाक्य में हर शब्द जो है कैपिटल किया जाता है। यहाँ पे कोई वाक्य जो होगा उसका हर शब्द का पहला लेटर जो है वो कैपिटल में होगा टाइटल में। अगला है इन ए स्प्रेडशीट द फंक्शन एमओडी रिटर्न्स, एक स्प्रेडशीट में फंक्शन एमओडी रिटर्न्स। तो एमओडी शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं, द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड टू नंबर्स। दूसरा दिया गया है द नंबर इन द मिडिल ऑफ द सेट ऑफ गिवन नंबर्स इंक्रीमेंटेड बाय 1, दी गई संख्याओं के समुच्चय के बीच की संख्या में 1 से वृद्धि होती है। तीसरा दिया गया है द मॉड ऑफ द नंबर, संख्याओं का बहुलक। चौथा दिया गया है द नंबर इन द मिडिल ऑफ द सेट ऑफ गिवन नंबर, दी गई संख्याओं के समुच्चय के बीच की संख्या। तो मॉड क्या होता है? तो ये हो जाएगा शेष जब आप दो संख्याओं को विभाजित करते हैं, द रिमाइंडर व्हेन यू डिवाइड टू नंबर्स, वो मोड होगा। नेक्स्ट है ईमेल सर्विसेज स्टैंड फॉर, ईमेल सेवा निरूपित करता है इजी मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेल या फिर इलेक्ट्रिक मेल, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रचालन तंत्र द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य किए जाते हैं? Which of the following function is are provided by ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट यानी प्रक्रम प्रबंधन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट यानी सुरक्षा प्रबंधन, फाइल मैनेजमेंट यानी फाइल प्रबंधन, ऑल ऑफ द एबव। कौन सा हो जाएगा? तो ये सारे कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। कंप्यूटर वाला लास्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन डैश द्वारा किया जाता है। एलयू, सीयू, रजिस्टर, नो ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो अंकगणितीय और तार्किक जो है परिचालन जो है ये एलयू के द्वारा किया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूपी स्पेशल देखते हैं, तो यूपी स्पेशल में अगर आप लोग ज़्यादा क्वेश्चन सही करना चाहते हैं तो यूपी स्पेशल वाली क्लास जो है जाके देख सकते हैं। तो दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड नाम से जाना जाता था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लामा टीनियर कॉलेज। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 23 सितंबर 1887 को हुई थी और 2005 में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम है? साक्षरता दर सबसे कम किसमें है? बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। तो सबसे कम जो है ये श्रावस्ती में हो जाएगा। तो श्रावस्ती में जो है सबसे कम है 46.74% और सबसे अधिक जो है गौतम बुद्ध नगर में 80.12%। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान के तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को डैश स्थान प्राप्त हुआ है। तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। किसान बही योजना कब लागू की गई थी? 1970 में, 1975 में, 1990 में, 1992 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री के पद पर रहीं? तो कितनी महिलाएं जो हैं मुख्यमंत्री के पद पर उत्तर प्रदेश में रही हैं? 0, 1, 2, 3। तो अभी तक 2 रही हैं। पहली जो थी सुचेता कृपलानी जी थी, जो कि यूपी की नहीं पूरे भारत की जो है पहली महिला मुख्यमंत्री थी, और दूसरी सुश्री मायावती जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? वीर बहादुर सिंह मुक्त विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया मुक्त विश्वविद्यालय, राजा पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, या फिर दीनदयाल उपाध्याय मुक्त विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राजा पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, कौशाम्बी। तो कहाँ पे सर्वाधिक है ये बताना है। तो ये जनसंख्या पूछा गया है, तो ये सीतापुर में सर्वाधिक है, तो सीतापुर हो जाएगा। जबकि वहीं पूछे परसेंटेज सबसे ज़्यादा जो है वो तो कौशाम्बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है बताना है। पहला दिया है अमीर खुसरो एटा, दूसरा मिर्जा गालिब आगरा, तीसरा जोश मलिहाबाद, चौथा राम प्रसाद बिस्मिल प्रयागराज। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है प्रयागराज के नहीं, ये शाहजहाँपुर के थे। बाकी तीनों करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कथक कलाकार नहीं है? तो इनमें से कौन कथक कलाकार नहीं है ये बताना है। बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे किशन महाराज हो जाएगा। तो किशन महाराज जो है कथक कलाकार नहीं, एक तबला वादक थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? पांचाल, अंग, सूरसेन या मत्स्य। क्या कहा जाता था? यहाँ पे सूरसेन कहा जाता था। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। तो कहाँ पे है ये फैजाबाद यानी अयोध्या में है। अगला क्वेश्चन है, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। तो ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण आगरा जनपद में, गौतम बुद्ध नगर जनपद में, इटावा जनपद में या फिर लखनऊ जनपद में। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर जनपद में। गौतम बुद्ध नगर के जेवर तहसील में किया जा रहा है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। मथुरा में, सिंगरौली में, नरौरा में, अलीगढ़ में। तो कहाँ पे स्थापित है? ये नरौरा, बुलंदशहर के नरौरा में। 1991-92 में ये शुरू हुआ था।
नेक्स्ट है, उद्योगों को उन शहरों के नाम से सम्मिलित कीजिए जिनमें उनका मुख्य उत्पादन होता है। तो रेणुकूट, ऋषिकेश, मेरठ, अलीगढ़ दिया गया है। इधर दिया गया खेल का सामान, एंटीबायोटिक प्लांट, ताले, एल्यूमिनियम। तो मिलान करते हैं तो रेणुकूट जो है ये एल्यूमिनियम उद्योग के लिए फेमस है, ऋषिकेश एंटीबायोटिक प्लांट, मेरठ खेल का सामान हो गया, अलीगढ़ जो हो गया ये ताले हो गया। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। तो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है अलीगढ़ में, गोरखपुर में, मुरादाबाद में या फिर सहारनपुर में। तो कहाँ पे स्थित हो जाएगा ये? तो ये सहारनपुर में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? मॉडर्न कोच फैक्ट्री बरेली, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर। तो कहाँ पे स्थित है ये रायबरेली में स्थित है। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। यह निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? गोमती, सरयू, यमुना, गंगा। तो ये गंगा हो जाएगा। भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में नलकूप से सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फूलों का, गेहूं का, आलू का, गन्ने का। तो गेहूं, गन्ने और आलू का तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है, जबकि फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक जो है ये तमिलनाडु है। तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको कल इसका पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी यूपी स्पेशल की क्लास आप लोग देख लीजिए, और बाकी पंचायती राज व्यवस्था की क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है, 12 पार्ट में है उसका थियरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग वहाँ से जाके पूरा देख सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।